प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th विज्ञान के रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर लास्ट टाइम पे अपन ने शुरू किया था उसके 5 वीडियो हो चुके हैं और आज ये 6ठा वीडियो आ रहा है। इसमें अपन द्रवीय विलीनों के वाष्प दाब की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाष्प दाब और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो 11th क्लास में पढ़े हैं उनका थोड़ा सी रिवीजन कर रहा हूं। वाष्प दाब, जब किसी खुले पात्र में कोई द्रव रखा जाता है तो द्रव की सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण वे द्रव की सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे उस द्रव का लेवल कम होता जाता है। यह एक अनिश्चित अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें द्रव की सतह से अणुओं का वायुमंडल में चले जाना वाष्पन कहलाता है। अगर इसी प्रक्रिया को एक बंद पात्र में देखा जाए जिसमें एक द्रव भरा हुआ है, तो द्रव की सतह से अणुओं की वाष्प बनेगी और वो वाष्प यहां एकत्रित होती जाएगी। चूंकि यहां स्थान निश्चित है, अतः उस निश्चित स्थान पर जब वाष्प एकत्रित हो जाती है तो वो वाष्प पुनः द्रव में परिवर्तित होना आरंभ करती है। इस प्रक्रिया को अपन संगनन कहते हैं। जब वाष्पन की दर और संगनन की दर बराबर हो जाती है तो उनमें साम्य स्थापित हो जाता है। इस साम्य अवस्था पर उस निश्चित ताप पर द्रव की सतह पर उन वाष्पों द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अतः वाष्प दाब को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी निश्चित ताप पर द्रव के वाष्पन और संगनन की साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर डाला गया दाब वह उसका वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः द्रव की प्रकृति व ताप। ऐसा देखा गया कि सभी द्रव समान रूप से वाष्पीकृत नहीं होते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया एक सतही प्रक्रिया है, सरफेस फिनोमेना है, जिसमें सरफेस के अणु विलायक के द्रव के वाष्पीकृत होते हैं। चूंकि बंद पात्र में वाष्प है, इसलिए वो पुनः संगनित होते हैं। इस प्रकार अणुओं के मध्य जितना प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है या अंतरा आणविक बल है, ससंजन बल है, उतना ही उसकी वाष्प कम बनेगी तो उनका वाष्प दाब कम होगा। इसी प्रकार जिन अणुओं में अंतरा आणविक बल दुर्बल है वे आसानी से सतह को छोड़ सकते हैं, जिससे उनके मध्य अंतरा आणविक बल दुर्बल होने के कारण उनकी वाष्प अधिक बनेगी, इसलिए उनका वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे जल, एथिल अल्कोहल व डाई एथिल ईथर की बात करें तो इनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल का क्रम निम्न प्रकार होगा। जल का सबसे अधिक, एथिल अल्कोहल का उससे कम और डाई एथिल ईथर का सबसे कम। पढ़ा है 11th क्लास में। प्रबल अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण कुछ दुर्बल होगा,
जबकि डाई एथिल ईथर में केवल दुर्बल वांडरवाल बल होते हैं या डाइपोल डाइपोल एट्रैक्शन होता है, जो इन तीनों में सबसे दुर्बल है। इसलिए इनके वाष्प दाब का क्रम इसके बिल्कुल विपरीत होगा। जल का वाष्प दाब सबसे कम होगा, एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब उससे ज्यादा होगा और डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब सबसे अधिक होगा। तो द्रव की प्रकृति वाष्प दाब को प्रभावित करती है। नंबर 2, ताप, टेम्परेचर। किसी द्रव को गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अतः सतह से अणुओं के निष्कासन की प्रवृत्ति बढ़ती है। अपन कहते हैं उसका वाष्प दाब बढ़ता है। यदि वाष्प दाब का मात्रात्मक आकलन किया जाए तो कैसियस कैपेरॉन समीकरण 11th क्लास में पढ़ रखी है। log P2 upon P1 is equal to delta VAP H upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2 या log P2 upon P1 is equal to delta VAP H 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 into T2। यहाँ T1 के मुकाबले T2 का मान अधिक है, यानी T1 ताप से ताप बढ़ाकर जब T2 कर दिया गया तो उसका वाष्प दाब P1 से P2 हो गया, अर्थात P1 बराबर T1 ताप पर द्रव का वाष्प दाब, P2 बराबर T2 ताप पर द्रव का वाष्प दाब, डेल्टा VAP वाष्पन, यह वाष्पन की एंथैल्पी है। और कैपिटल R गैस समीकरण है। ये इस बात को बताती है कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ये दोनों ही बिंदु 11th क्लास में पढ़े थे, उनको वापस मैंने समझाया है। अब बात करते हैं द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। जब दो द्रवों को मिश्रित करके विलयन बनाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों वाष्पशील विलय हैं या अवाष्पशील विलय है। यानी विलय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं तो ये हैं, एक अवाष्पशील विलय और विलायक वाष्पशील है। तो इनको समझाने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक राउल ने, इसको बहुत सी बुक्स में राउल्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश में स्पेलिंग राउल्ट है, प्रोनाउंस राउल करते हैं, राउल के नियम से समझाया गया है। यहाँ इसको समझने से पहले इस बात की व्याख्या करते हैं कि जब किसी अवाष्पशील ठोस को या द्रव को विलायक जो वाष्पशील हैं उसमें मिला दिया जाए तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में यह कमी
वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। माना कि विलयन का वाष्प दाब PS है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। अतः वाष्प दाब में अवनमन, डिप्रेशन यानी कमी बराबर P0 माइनस PS। इसे डेल्टा P से व्यक्त कर सकते हैं, P0 माइनस PS। ये इस बात को बताता है कि जब किसी शुद्ध द्रव को एक निश्चित ताप पर रखा गया तो द्रव की सतह पर केवल उस वाष्पशील द्रव के अणु ही थे जो वाष्पीकृत होते थे। जब इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया गया तो सतह पर कई जगह पर वो अवाष्पशील कण आ जाते हैं, अणु आ जाते हैं, वहां से वाष्पन नहीं होता है, जिससे कुल वाष्प कम हो जाती है। क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया एक सतही प्रक्रिया है, सरफेस फिनोमेना है, तो बीच बीच में सतह पर अवाष्पशील आ जाने के कारण उनमें वाष्प कम बनेगी, अतः वाष्प दाब में कमी होगी। वाष्प दाब में यह कमी शुद्ध अवस्था में द्रव का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब, इन दोनों का अंतर वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। और इसे समझाने के लिए राउल नाम के वैज्ञानिक ने नियम दिए थे, जिसमें पहला भाग है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। यानी विलय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है, दोनों द्रव हैं। माना कि दो द्रव जो दोनों ही वाष्पशील हैं, A व B लिया गया। यदि इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0A तो B के लिए P0B होगा। यदि दोनों को मिश्रित करने पर मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा वो आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा, उसे विलयन का वाष्प दाब कहेंगे, उसे PA और PB से व्यक्त करते हैं। राउल नामक वैज्ञानिक ने इस बात को समझाया कि किसी वाष्पशील युक्त विलयन के, जिसमें विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील हैं, उसका आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यहाँ XA द्रव A की मोल भिन्न है जो विलायक है, या P0A PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। P0A को यहाँ शुद्ध द्रव जो यहाँ पर विलायक है A का वाष्प दाब कहलाता है, तथा XA द्रव A की मोल भिन्न कहलाती है। अतः राउल के नियम को इस प्रकार समझाया जा सकता है, दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में एक घटक का वाष्प दाब, उसकी मोल भिन्न और उसकी शुद्ध अवस्था में
वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार PB is proportional to XB, यहां XB द्रव B की मोल भिन्न कहलाती है, या PB is equal to P0B XB, यहां P0B शुद्ध द्रव जो विलेय है B का वाष्प दाब होगा। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। इसे भी 11th क्लास में पढ़ा है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा, या P टोटल इज इक्वल टू PA की जगह अपन लिख सकते हैं P0A XA प्लस P0B XB। इस समीकरण को अपन चाहें तो नंबर 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं और इसको 3 दे सकते हैं। प्रारंभ में इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि मोल भिन्न में जितने घटक हैं उन सभी घटकों का मोल भिन्न का योग 1 होता है, और द्विअंगी विलयन वह है जो 2 अंगों से मिलकर बना है, वह A और B हैं। अतः XA प्लस XB बराबर 1, इसलिए XA बराबर 1 माइनस XB, यह समीकरण 4 समीकरण 4 से XA का मान समीकरण 3 में रखने पर P टोटल बराबर P0A, XA की जगह अपन 1 माइनस XB लिख सकते हैं प्लस P0B XB। या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, P टोटल बराबर P0A प्लस XB इंटू P0B माइनस P0A। ये इस बात को बताता है कि अगर एक द्रव की मोल भिन्न दी हुई हो, दोनों के आंशिक दाब से जो आपने निकाला है शुद्ध विलय का वाष्प दाब, उनके मान दिए हुए हों, तो विलयन में कुल वाष्प दाब परिकलित किया जा सकता है। इन दोनों पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें शुद्ध द्रव का विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ हो सकता है, विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो सकता है। दोनों के या तो मोल्स दिए हुए होंगे तो उनसे मोल भिन्न निकाल लेंगे, और मोल भिन्न निकाल करके समीकरण 3 से कुल वाष्प दाब निकाला जा सकता है। ये पहला भाग यहाँ पर पूरा हुआ।